Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about लीज. लास्ट पार्ट में हमने लीज शुरू कर दिया था. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लीज के डेफिनेशन में क्या क्या आता है, कौन कौन से एसेट लीज के स्कोप से बाहर रहते हैं. ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में चर्चा कर ली थी. उसके बाद हमने देखा था कुछ एसेट्स पे कुछ लीज अप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म लीज पे लीज इंडिया से 116 अप्लीकेबल नहीं होता, और फिर उसके बाद लो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट पे भी 116 अप्लीकेबल नहीं होता. इसके बाद हमने देखा था दोस्तों कि लीज का मतलब क्या होता है, लीज में आइडेंटिफाई एसेट क्या होता है. लीज किसी एसेट्स के लिए हो सकती है, तो उस एसेट्स का मीनिंग क्या होता है. लीज में एक आइडेंटिफाई एसेट होना चाहिए. उस एसेट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए हमने 4 स्टेप बताया था. पहला स्टेप था कि देयर शुड बी एन आइडेंटिफाई एसेट. दूसरा कंडीशन था कि कस्टमर को सब्सटेंशियली बेनिफिट मिलना चाहिए उस लीज पीरियड में. कस्टमर मस्ट ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द एसेट. उस एसेट से सब्सटेंशियली ऑल बेनिफिट मिलना चाहिए कस्टमर को. तीसरा कंडीशन था कि कस्टमर शुड हैव राइट टू डायरेक्ट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस द एसेट विल बी यूज थ्रू आउट द पीरियड. कस्टमर के पास ये राइट होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से एसेट को यूज कर सके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में, लीज पीरियड में, थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड. और अगर ऐसा राइट नहीं है देन उस केस में कस्टमर के पास ये राइट होना चाहिए कस्टमर विल ऑपरेट और डिजाइन द एसेट. ये 4 कंडीशन अगर है तभी ये मानेंगे कि उस लीज कॉन्ट्रैक्ट में आइडेंटिफाई एसेट है, अदरवाइज उस कॉन्ट्रैक्ट में आइडेंटिफाई एसेट नहीं है. फिर हमने देखा था दोस्तों कि आइडेंटिफाई एसेट जो है वो क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट में बता दी गई हो या फिर वो इम्प्लाइड हो. क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बताया, ऐसा भी हो सकता है, एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली दोनों हो सकता है. फिर हमने कुछ एग्जाम्पल कुछ डिस्कस किए थे बाय वे ऑफ क्वेश्चन. अब हम आगे देखेंगे लीज के फर्दर कुछ एस्पेक्ट्स को कि सब्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशन राइट क्या होता है. अगर सब्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशन राइट एसएसआर, जिसे शॉर्ट में हम बोलेंगे, अगर एसएसआर हो तो फिर लीज है या नहीं. तो चलिए शुरू करते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसएसआर. उससे पहले हम दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि लीज का मतलब क्या है. लीज का मीनिंग है ए लीज इज डिफाइंड. लीज का क्या मतलब है. ए लीज इज डिफाइंड एज कॉन्ट्रैक्ट. लीज को कैसे डिफाइन करेंगे. ए लीज इज डिफाइंड एज ए कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज द राइट टू कंट्रोल. मतलब राइट टू कंट्रोल है लीज में. किसका राइट कंट्रोल करने का. आइडेंटिफाई एसेट. अगर आपके पास राइट टू कंट्रोल द आइडेंटिफाई एसेट है, अगर आपके पास राइट टू कंट्रोल द आइडेंटिफाई है, तभी ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अदरवाइज ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. तो लीज क्या है. लीज इज डिफाइंड एज ए कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज द राइट टू कंट्रोल. राइट टू कंट्रोल होना चाहिए किसका. द यूज ऑफ आइडेंटिफाई एसेट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन. तो क्या क्या शर्तें होनी चाहिए लीज में. सबसे पहले तो राइट टू कंट्रोल होना चाहिए कि आप अपनी एसेट को अपनी मर्जी के हिसाब से कंट्रोल कर सके, अपनी मर्जी के हिसाब से यूज कर सके. दूसरा कंडीशन ये है कि वहाँ पे एक एसेट होना चाहिए, एक आइडेंटिफाई एसेट होना चाहिए फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन. ये 4 कंडीशन पूरी होती है. 5वां है कि देयर शुड बी ए कॉन्ट्रैक्ट. पहला तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, दूसरा राइट टू कंट्रोल होना चाहिए, तीसरा आइडेंटिफाई एसेट, चौथा फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, और इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन. ये 5 कंडीशन पूरी होती है तब माना जाएगा कि वो लीज है एज पर 116. अगर ये 5 कंडीशन पूरी नहीं होती है तो हम मानेंगे कि ये लीज नहीं है. चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अगर ये लीज है और हमने एसेट आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं.
एसेट्स को आइडेंटिफाई करने में सबसे पहला ये हो सकता है कि सप्लायर के पास सब्स्टिट्यूशन राइट हो, मतलब सप्लायर जो है एसेट्स को अपनी मर्जी से कभी भी चेंज कर सकता है, कभी भी रिप्लेस कर देगा। जो भी एसेट आपने रेंट पे लिया है, जो भी एसेट आपने लीज पे लिया है, वो सप्लायर अपनी मर्जी से कभी भी उसे सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अगर सप्लायर के पास ऐसा सब्स्टिट्यूशन राइट है तो उस केस में मानेंगे कि देर इज नो आइडेंटिफाई एसेट, आपके पास कोई एसेट्स नहीं है। और अगर एसेट्स नहीं है तो आप वो लीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लीज के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने क्या बताया था, देयर शुड बी एन आइडेंटिफाई एसेट। अगर आइडेंटिफाई एसेट ही नहीं है तो देर इज नो लीज। इफ सप्लायर हैज SSR, सब्सटेंशियल सब्स्टिट्यूशन राइट, जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SSR। अभी हम देखने वाले हैं दोस्तों कि SSR का क्या मीनिंग है। इट विल बी कंसिडर्ड एज देर इज नो आइडेंटिफायर। अगर SSR है, अगर सप्लायर के पास सब्सटेंशियल सब्स्टिट्यूशन राइट है, एसेट को रिप्लेस करने के राइट है, देन उस केस में हम मानेंगे देर इज नो आइडेंटिफायर। अगर SSR है कि नहीं है, इसके लिए हमें दो कंडीशन फुलफिल अगर हो जाता है, अगर दो कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो ये मानेंगे कि सप्लायर है SSR। पहला कंडीशन है इफ सप्लायर कैन सब्स्टिट्यूट द लीज एसेट विथ अदर और एसेट और अल्टरनेटिव एसेट एट एनी टाइम थ्रू आउट द लीज पीरियड। जो भी एसेट आपने लिया है उसको क्या कर सकता है सप्लायर, लीज पीरियड में कभी भी अपनी मर्जी से एसेट को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। उस एसेट्स के बदले कोई और एसेट्स आपको दे सकता है। आपने कोई जैसे लीज पे कोई कार ली हो तो उस कार को सप्लायर कभी भी बदल के रिप्लेस करके उसके बदले में दूसरी कार आपको दे दे, देन ऐसे केसेस में वो माना जाएगा कि सप्लायर है सब्सटेंशियल सब्स्टिट्यूशन राइट। तो पहला कंडीशन है सप्लायर जो है, सप्लायर के पास क्या है बेटे, सप्लायर के पास सब्स्टिट्यूशन राइट है। सप्लायर कैन सब्स्टिट्यूट द लीज एसेट थ्रू आउट द लीज, कभी भी अपनी मर्जी से वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है। देन उस केस में मानेंगे सप्लायर है जो सब्सटेंशियल सब्स्टिट्यूशन राइट। से द कस्टमर जो के पास कोई राइट नहीं प्रिवेंट करना। कस्टमर कैन नॉट प्रिवेंट सप्लायर फ्रॉम रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट थ्रू आउट द यूज ऑफ एसेट। कस्टमर अगर सप्लायर को रोक नहीं पा रहा एसेट को रिप्लेस करने से अपनी मर्जी से कि एसेट जो एसेट मिला वही एसेट यूज कर सके, सप्लायर कभी भी जब मर्जी है उसके अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग वो रिप्लेस कर सकता है। तो उस केस में ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि सप्लायर है सब्सटेंशियल सब्स्टिट्यूशन राइट, सप्लायर के पास सब्सटेंशियल सब्स्टिट्यूशन राइट। दूसरा कंडीशन है कि उस एसेट से जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, उस एसेट से जितना भी इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है वो सब्स्टिट्यूशन से वो सप्लायर को हो रहा है। सप्लायर क्यों सब्स्टिट्यूट करेगा, कोई भी सप्लायर तभी एसेट को सब्स्टिट्यूट करेगा जब उसे बेनिफिट होगा। और उसका सारा बेनिफिट अगर सप्लायर को हो जा रहा है, सारा सब्स्टिट्यूशन बेनिफिट सप्लायर को हो जा रहा है, तो हम मानेंगे कि सप्लायर के पास सब्स्टिट्यूशन राइट है। अब बेनिफिट जो है वो नेचुरल सी बात है, कॉस्ट से ज़्यादा होगा तभी वो एसेट को रिप्लेस करेगा। सब्स्टिट्यूट करने का जो कॉस्ट, सब्स्टिट्यूशन कॉस्ट है, जैसे मान लो एक एसेट को दूसरे एसेट्स पे रिलोकेट करना है तो उसकी कोई कॉस्टिंग आएगी, रिलोकेशन कॉस्ट, वो कॉस्ट उसके बेनिफिट से ज़्यादा है, उससे बेनिफिट ज़्यादा है तो तभी वो एसेट को रिप्लेस करेगा। अदरवाइज सप्लायर क्यों रिप्लेस करेगा। इफ सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड ड्यू टू वारंटी प्रोविजन के कारण, अगर सब्स्टिट्यूशन जैसे प्रोडक्ट में कोई खराबी आ रही है और प्रोडक्ट अंडर वारंटी है उसके कारण उसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है तो उसको, तो इस केस में हम उसे SSR नहीं मानेंगे। नेचुरल से कंडीशन है, अगर प्रोडक्ट ही खराब हो रहा है तो सप्लायर को प्रोडक्ट को वारंटी कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट को हो सकता है उसे रिप्लेस करना पड़े। तो अगर दो कंडीशन है, दो कंडीशन कौन कौन सी है दोस्तों, पहला कंडीशन है कि सप्लायर कैन सब्स्टिट्यूट द लीज एसेट, दूसरा है उससे लीज एसेट को सब्स्टिट्यूट करने से सारा इकोनॉमिक बेनिफिट उसे ही मिल जा रहा है। तो ये दो कंडीशन फुलफिल हो जा रही है तो सप्लायर को मानेंगे सप्लायर के पास, तो ऐसे कैसे मानेंगे सप्लायर के पास SSR है। अगर SSR है किसी कॉन्ट्रैक्ट में सप्लायर के पास तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आइडेंटिफाई एसेट नहीं है, उस कॉन्ट्रैक्ट में मानेंगे ये आइडेंटिफाई एसेट नहीं है, उसे लीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, उसे नॉर्मल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। तो इस SSR के दो एक्सेप्शन हैं। पहला एक्सेप्शन क्या है, इन केस SSR shall become in power on occurrence of future date।
अगर एसएसआर फ्यूचर डेट पे, कॉन्ट्रैक्ट डेट पे पता नहीं है कि सप्लायर के पास एसएसआर है कि नहीं, पर फ्यूचर डेट पे या किसी इवेंट के अकर होने पे होगा इफ, तो हम मानेंगे कि ये एसएसआर सप्लायर के पास नहीं है। अगर एसएसआर की पावर किसी फ्यूचर डेट पे आए, कॉन्ट्रैक्ट डेट पे, इंसेप्शन ऑफ लीज डेट पे न आए, तो हम मानेंगे कि उस कॉन्ट्रैक्ट में वो सप्लायर के पास एसएसआर नहीं है। तो चलिए देखते हैं। एसएसआर shall become in power on occurrence of some future events or after a specified period, but these rights do not prevail on contract date, then it will be assumed that there are no SSR। अगर कॉन्ट्रैक्ट डेट पे ऐसी पावर नहीं है सप्लायर को सब्स्टिट्यूट करने की, एसेट को सब्स्टिट्यूट करने की, देन हम उस केस में मानेंगे कि सप्लायर के पास एसएसआर नहीं है। एसएसआर नहीं है तो देयर इज आइडेंटिफाई एसेट, आइडेंटिफाई एसेट है तो देयर इज लीज। ठीक है, तो फ्यूचर डेट का क्या एग्जांपल हो सकता है? फ्यूचर डेट जैसे कि किसी कस्टमर से फ्यूचर में हाई रेंटल मिलने की संभावना हो, कॉन्ट्रैक्ट डेट पे पता नहीं है, पर फ्यूचर में किसी कस्टमर से हाई रेंट किसी, मान लो जो कार हमने लिया, वो कार को हमने 10,000 रुपये पर मंथ पे लिया, पर किसी कस्टमर से उसे 50,000 रुपये पर मंथ मिलने की संभावना है। तो फ्यूचर में मिलने की संभावना, अभी मिलने की संभावना नहीं। अभी अगर मिलना होता तो अभी से ही वो दे देता दूसरे कस्टमर को, हमारे साथ लीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अगर फ्यूचर में वो कस्टमर के साथ मिलने की संभावना है तो हम मानेंगे कि ये उस एसएसआर नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट डेट पे मिलने की संभावना है तब तो एसएसआर है। अगर फ्यूचर डेट पे अगर ये मिलेगा, फ्यूचर डेट पे मिलेगा या किसी इवेंट के अकर होने पर मिलेगा, तो हम मानेंगे कि एसएसआर नहीं है। दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि फ्यूचर में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई हो, उसकी वजह से एसेट को रिप्लेस करना पड़े। फ्यूचर डेट पे कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई हो, उसकी वजह से हमें एसेट्स को रिप्लेस करना पड़े, तो इस केस में हम मानेंगे कि सप्लायर के पास कोई एसएसआर नहीं है। या परफॉर्मेंस ऑफ एसेट एक्सपेक्टेड जो था, कस्टमर को लग रहा है कि ऐसा परफॉर्मेंस चाहिए था, वो परफॉर्मेंस की कंडीशन को मीट नहीं कर पा रहा, तो हम मानेंगे कि उस कॉन्ट्रैक्ट में एसएसआर नहीं है। ठीक है, तो एसएसआर की पहली कंडीशन क्या है, मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। एसएसआर की पहली कंडीशन है बेटे कि पहले तो ये समझिए कि एसएसआर है तो कॉन्ट्रैक्ट में आइडेंटिफाई एसेट नहीं है। एसएसआर का मतलब सप्लायर को कभी भी एसेट्स को रिप्लेस कर सकता है, अपनी मर्जी से रिप्लेस कर सकता है। एसएसआर कब है? पहला कंडीशन है कि एसएसआर सप्लायर कैन सब्स्टिट्यूट द लीज एसेट विद अदर एसेट और अल्टरनेटिव थ्रू आउट द लीज पीरियड। कभी भी वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है जो एसेट किराए पे आपने लिए, लीज पे ली है, उस एसेट्स को अपनी मर्जी से कभी भी एसेट रिप्लेस कर सकता है। दूसरा, इकोनॉमिक बेनिफिट जो है उसका रिप्लेसमेंट से सारा सप्लायर को मिलता है, तो उस केस में मानेंगे कि एसएसआर है। दो कंडीशन अगर ये फुलफिल हो जाती है तो उस केस में मानेंगे कि एसएसआर है। इन दो कंडीशन के अलावा किसी भी केस में एसएसआर नहीं माने। हाँ, वारंटी प्रोविजन के कारण अगर एसेट को बदलना पड़े तो उस केस में मानेंगे कि एसएसआर है। तो if substitution is required to be made due to warranty provision, then it will not be covered under SSR। वारंटी प्रोविजन के को फुलफिल करने के लिए हमें एसेट को रिप्लेस करना पड़ रहा है तो मानेंगे कि यह एसएसआर नहीं है, वो वारंटी के कारण हमें रिप्लेस करना पड़ रहा है। पर अदरवाइज सप्लायर किसी बेनिफिट के लिए, किसी इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए एसेट को रिप्लेस कर दे रहा है तो उस केस में मानेंगे सप्लायर है एसएसआर, और उस केस में कोई भी लीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई भी आइडेंटिफाई एसेट नहीं है। उसके दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है कि फ्यूचर इवेंट पे पता चले, कॉन्ट्रैक्ट डेट पे पता ही नहीं है कस्टमर को कि सप्लायर के पास एसएसआर है, तो उस केस में ये एसएसआर हम नहीं मानेंगे। कि फ्यूचर डेट पे पता चल रहा, कॉन्ट्रैक्ट डेट पे पता नहीं चल रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट डेट पे हम क्या मानेंगे? कॉन्ट्रैक्ट डेट पे मानेंगे कि लीज है, नेचुरल सी बात है। जैसे कि फ्यूचर डेट पे कस्टमर को से किसी दूसरे कस्टमर से सप्लायर को ज़्यादा रेंट मिलने की संभावना है, तो फ्यूचर डेट पे मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट डेट पे तो पता नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट डेट पे हम लीज मानेंगे। दूसरा कंडीशन है दोस्तों कि
द आइडेंटिफाई एसेट शुड बी ए डिस्टिंक्ट एसेट। डिस्टिंक्ट एसेट का क्या हो सकता है? फिजिकली डिस्टिंक्ट हो सकता है या नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट होता है। फिजिकली डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है कि इट मे बी इंटायर एसेट और ए पोर्शन ऑफ एसेट। और अगर जैसे कि कोई बिल्डिंग है, दैट इज कॉल्ड फिजिकली डिस्टिंक्ट एसेट। या बिल्डिंग पे फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर भी फिजिकली डिस्टिंक्ट है। अगर उसका यूज किसी दूसरे एसेट के यूज पर डिपेंडेंट नहीं है, तो अगर इंडिपेंडेंट फ्लोर है तो वो भी एक फिजिकली डिस्टिंक्ट का एग्जाम्पल है ना क्या। तो एसएसआर है या नहीं है, उसके लिए हमने क्या देखा? दो कंडीशन है, ठीक है। तो एसेट को आइडेंटिफाई करने के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि सप्लायर के पास एसएसआर नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि देयर शुड बी एन आइडेंटिफाइड एसेट, देयर शुड बी ए डिस्टिंक्ट एसेट। डिस्टिंक्ट एसेट जो है फिजिकली डिस्टिंक्ट हो सकता है या फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं हो सकता। मान लीजिए कि फिजिकली डिस्टिंक्ट का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कोई एसेट है, वो फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं है। जैसे कि कोई केबल का लाइन है, उसके केबल के लाइन को आपने लीज पे ले लिया है, तो उस केस में वो केवल आपके लिए भी हो सकता है, किसी और के लिए भी हो सकता है। वो फिजिकली कस्टमर डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहा, तो ऐसे केसेस में मानेंगे कि वो एसेट फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं। उस केस में कैसे पता लगाएंगे कि एसेट्स आइडेंटिफाई एसेट है नहीं है? उस केस में पता लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन जो है, वो केबल लाइन से सब्सटेंशियली ऑल बेनिफिट है ना, सब्सटेंशियली और पूरा करके पूरा केबल लाइन आपके यूज के लिए। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटी बट शुड बी सब्सटेंशियली ऑल इन द पीरियड ऑफ। सब्सटेंशियली ऑल का क्या मतलब है? सब्सटेंशियली ऑल का मतलब है लगभग 100%। तो एसेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई एसेट को पहचानने के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन तो है कि सप्लायर के पास एसएसआर नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि देयर शुड बी ए डिस्टिंक्ट एसेट। डिस्टिंक्ट एसेट जो है वो फिजिकली डिस्टिंक्ट बिल्कुल क्लियरली पता हो। एक दूसरा केस हो सकता है क्लियरली पता नहीं हो। अगर क्लियरली पता नहीं हो तो उस केस में, जैसे केबल का लाइन है, उस केस में 100% जो है केबल का लाइन आप ही यूज करो। जैसे कि मान लो कि केबल लाइन में 25 केबल लाइन है, तो उस केस में आप 24 या 22 केबल आप यूज कर रहे हो, लगभग मतलब सारा कैपेसिटी आप यूज कर रहे हो। 95% भी अगर आपने यूज कर लिया तो मानेंगे कि वो डिस्टिंक्ट एसेट है। इसे मैं फर्दर एक क्वेश्चन की मदद से डिस्कस करूँगा तो आपको और क्लियरिटी होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लीज कॉन्ट्रैक्ट में पहला हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले क्या जरूरी होना चाहिए लीज कॉन्ट्रैक्ट में? एक आइडेंटिफाई एसेट होने। एसेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कंडीशन है? एसेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पहला कंडीशन है कि देयर शुड बी एन आइडेंटिफाई एसेट, पहला। दूसरा, उससे सारा इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिलना चाहिए थ्रू आउट द लीज पीरियड। तीसरा, कस्टमर के पास राइट टू डायरेक्ट है। क्या राइट टू डायरेक्ट है? अपनी मर्जी से यूज कर सकता है। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, अपनी मर्जी से वो यूज कर सकता है। हाउ टू यूज द एसेट, फॉर व्हाट पर्पस एसेट विल बी यूज, ये कस्टमर की मर्जी पे। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती तो कस्टमर के पास ये राइट है। राइट क्या है? एसेट को ऑपरेट करे या डिजाइन करने का राइट अपनी मर्जी से कस्टमर के पास है। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जाती है देन मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कंटेंट लीज। अदरवाइज हम ये नहीं मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में लीज का कॉन्ट्रैक्ट है। तो एसेट्स को आइडेंटिफाई करने के तरीके क्या क्या हैं? पहला है कि आइडेंटिफाई एसेट होना चाहिए। आइडेंटिफाई एसेट्स जो है एक्सप्लिसिटली हो सकता है या इम्प्लिसिटली हो, क्लियरली बता दिया गया हो कॉन्ट्रैक्ट में, क्लियरली आपको पता हो। जैसे कि फर्स्ट फ्लोर या कोई बिल्डिंग है, या दूसरा है ये प्रिजम्पशन एजम्पशन से आपको पता चलता है कि एसेट्स है। फिर आगे हमने ये चर्चा किया कि कौन कौन से फैक्टर है जो कि एसेट्स को आइडेंटिफाई करने में हमें मदद करेगी।
तो पहला है कि हमने देखा था एसेट के लिए सब्सटेंशियल सब्स्टिट्यूशन राइट होना चाहिए आपके पास। सब्सटेंशियल सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं होना चाहिए। अगर सप्लायर के पास एसएसआर है देन उस केस में मानेंगे कि आपके पास सब एसेट्स नहीं है, और उस केस में आपके पास लीज नहीं है, नॉर्मल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वारंटी प्रोविजन के कारण एसएसआर है, वारंटी प्रोविजन के कारण एसेट रिप्लेसमेंट होता है, तो उस केस में मानेंगे कि एसएसआर नहीं है और लीज का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके एसएसआर के एक्सेप्शन क्या है कि फ्यूचर डेट पे अगर एसएसआर होता है, कॉन्ट्रैक्ट डेट पे पता नहीं चलता कि एसएसआर है, तो उस केस में मानेंगे कि ये एसएसआर नहीं है। और दूसरा है एसेट्स के लिए, एसेट जो है जो लीज जिस एसेट्स का हमने लीज किया है वो डिस्टिंक्ट एसेट होना चाहिए। एसेट्स जो है वो फिजिकली डिस्टिंक्ट हो सकता है या फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं हो सकता है। जो भी एसेट्स आपने लीज पे लिया है वो फिजिकली डिस्टिंक्ट हो या फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं भी हो सकता है। फिजिकली डिस्टिंक्ट का एग्जांपल है कि आपने कोई फ्लैट लिया है या कोई बिल्डिंग लीज पे ले लिया है या किसी फ्लोर को लीज पे ले लिया है। ये इट में भी एग्जांपल ऑफ फिजिकली डिस्टिंक्ट। नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट जो है वो क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट में बताया नहीं गया हुआ कि कोई एसेट फिजिकली डिस्टिंक्ट है या नहीं। जैसे कि कोई कैपेसिटी है, कोई केबल लाइन है, उसका सब्सटेंशियली ऑल पोर्शन आप यूज कर सकते हैं। सब्सटेंशियली का मतलब है, ऑल का मतलब है कि 100% पोर्शन आप यूज कर लेते हो, लगभग 100%, मान लो 95% भी आप यूज कर लेते हो, तो माना जाएगा कि ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट है। सब्सटेंशियली ऑल आप यूज कर रहे हो, लीज का कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज वो लीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हाँ ये रहा, कस्टमर XYZ इंटर इनटू 15 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है विद सप्लायर ABC। किस लिए? राइट टू यूज 5 फाइबर केबल आउट ऑफ 25 फाइबर केबल। 25 फाइबर लाइन बिछी हुई है, कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से पुणे तक। उसमें से 5 फाइबर लाइन आप यूज कर सकते हो। क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है, 5 फाइबर यूज कर सकते हो 25 फाइबर केबल में। वो डेडिकेटेड है, 5 फाइबर केबल आपके लिए डेडिकेटेड है, कस्टमर XYZ के लिए डेडिकेटेड है फॉर द यूज ऑफ कस्टमर XYZ। द 5 फाइबर के डेडिकेटेड सोनली फॉर कस्टमर XYZ डाटा फॉर ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टर्म। कोई और उसे यूज नहीं कर सकता। एज्यूम कि ABC के पास सब्सटेंशियल सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, तो इस केस में क्लियर है कि एसेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया। एसेट्स क्या है? 5 फाइबर केबल, जो कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है एट द डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट डेट पे आइडेंटिफाई हो गया, इसीलिए इस केस में मानेंगे ये फिजिकली डिस्टिंक्ट का एग्जांपल है। ये जो 5 फाइबर केबल है वो फिजिकली डिस्टिंक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट डेट पे एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिफाई एसेट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो कि फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इससे और क्लैरिटी आपको आएगी। इस एग्जांपल में ये है, कस्टमर जो है XYZ enter into a 10-year contract with supplier ABC for right to transport oil from India to Bangladesh through supplier ABC pipeline। पाइपलाइन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है XYZ, कस्टमर है XYZ। कस्टमर जो है पाइपलाइन के लिए बांग्लादेश, इंडिया से बांग्लादेश पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसका टोटल कैपेसिटी लगभग 95% ऑफ कैपेसिटी कस्टमर यूज कर सकता है। सिनेरियो ये है। दूसरा केस में है कि 65% एक कैपेसिटी यूज कर सकते हैं, तो उस केस में आपको बताना है कि आइडेंटिफाई एसेट है या नहीं। कोई पाइपलाइन है, कोई पाइपलाइन है। पहले केस में है कि 95% आप यूज कर रहे हैं, दूसरे केस में है 65% आपको यूज करने को मिल रहा है, तो उस केस में आपको बताना है कि देयर इज आइडेंटिफाई एसेट और नॉट। पहले केस में नेचुरल सी बात है, 95% आपने यूज कर लिया है, लगभग पूरा आपने यूज करना, सब्सटेंशियली ऑल पोर्शन आपने यूज कर लिया, तो इस केस में मानेंगे कि आइडेंटिफाई एसेट है। यस, द कैपेसिटी पोर्शन ऑफ द पाइपलाइन इज इन आइडेंटिफाई एसेट वाइल 95% ऑफ द पाइपलाइन कैपेसिटी इज नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट। 95% फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं है। अब ये पाइपलाइन है, कोई पाइपलाइन है, उसका 95% क्लियरली तो डिफाइन नहीं है, इधर वाला 95% या इधर से 95% क्लियरली डिफाइन नहीं है, पर फिर भी आपको पता है कि 95% कैपेसिटी आप यूज कर रहे हैं।
तो मान लेंगे कि ये आइडेंटिफाई एसेट है, ये फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं होते हुए भी आइडेंटिफाई एसेट है. While 95% of the pipeline capacity is not physically distinct from the remaining capacity of the pipeline, it represents substantially all of the capacity of the entire pipeline. 95% को substantially all मानेंगे and thereby provide customer XYZ with right to obtain substantially all economic benefit. Substantially all benefit 100% तो नहीं आपने लिया, 95% भी आपने ले लिया, मानेंगे कि सब्सटेंशियल बेनिफिट कस्टमर ले रहा है उस पाइपलाइन से, उस एसेट से. उस केस में मानेंगे कि देयर इज आइडेंटिफाई एसेट. अगर वो आइडेंटिफाई नहीं है, क्लियरली आइडेंटिफाइड, फिजिकली आप इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सा पोर्सन 5% जो है आप यूज नहीं करोगे, 95% यूज करोगे, 5% यूज नहीं करोगे, कौन सा 5% यूज नहीं करोगे ये क्लियरली डिफाइन नहीं है. इस केस में क्लियरली पता नहीं है, फिर भी 95% भी आप यूज कर लेंगे तो मानेंगे सब्सटेंशियली आपने सब्सटेंशियली ऑल का कंडीशन आपने फुलफिल कर दिया. दूसरा है कि अगर 65% ही आप यूज कर रहे हो तो 65% यूज करते हो, 35% यूज नहीं कर पा रहे, आप बेनिफिट नहीं ले पा रहे, तो उस केस में मानेंगे कि आइडेंटिफाई ऐसे नहीं, बिकॉज सब्सटेंशियली ऑल का कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ. तो ये उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होगी. सब्सटेंशियली ऑल का क्या मतलब, सब्सटेंशियली ऑल का मतलब लगभग 100% है. इसे हमने सब्सटेंशियली ऑल को खास बात है ये है कि इसे इंडेस में डिफाइन भी नहीं किया गया, तो इसे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देख के हमें पता लगाना होता है कि ये बेनिफिट सब्सटेंशियली ऑल का पूरा हो या नहीं, जैसे इस केस में हमने देखा 65% पे फुलफिल नहीं हो रहा है, नेचुरल की बात है. 95% पे सब्सटेंशियली ऑल बेनिफिट हमने फुलफिल कर लिया. दूसरा कंडीशन है कि ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट. एसेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग अभी क्या देख रहे थे, एसेट्स का आइडेंटिफिकेशन देख रहे थे. क्यों देख रहे थे, बिना एसेट्स के लीज का कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता. तो एसेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पहला जो था फैक्टर क्या था, एसएसआर नहीं होना चाहिए. दूसरा क्या है, एसेट्स जो है डिस्टिंक्ट होना चाहिए, क्लियरली डिस्टिंक्ट होना चाहिए. वो फिजिकली डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट, मतलब एसेट्स डिस्टिंग्विश होना चाहिए. अगर एसेट्स को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे तो आइडेंटिफाई एसेट नहीं है. दूसरा कंडीशन है कि उस एसेट से जो है सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलना चाहिए. ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलना चाहिए. एज पर प्रोविजन ऑफ Ind AS 116, कस्टमर शैल ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट थ्रू आउट द पीरियड. द बेनिफिट में इंक्लूड फॉलोइंग कैश फ्लो. प्राइमरी आउटपुट एसेट से कोई लीज पे आपने एसेट लिया, उसकी जो प्राइमरी आउटपुट है वो आपको मिल रही है. उसका कोई बाय प्रोडक्ट है, वो उसका भी बेनिफिट आपको मिल रहा है. या कमर्शियल सब्सटेंस, या आप जिस दैट इज उसको आप फर्दर सब लीज पे आप दे सकते हो, ये सारा बेनिफिट आपको मिल रहा है. एसेट से कोई उसका जो आउटपुट है उसका यूज आप कर ले रहे हो, या कोई बाय प्रोडक्ट हो अगर एसेट से डिराइव हो रही है तो उसका भी बेनिफिट आपको मिल रहा है. या कमर्शियल यूज मतलब कि उसको फर्दर आप सब लीज दे सकते हैं, तो उस केस में मानेंगे कि आपके पास ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट एसेट से है. फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट प्रिवेंट कस्टमर फ्रॉम टेकिंग इकोनॉमिक बेनिफिट. कौन कौन सा फैक्टर है, सप्लायर प्रोटेक्टिव राइट. सप्लायर ने कोई प्रोटेक्टिव राइट लगा रखा है एसेट्स को प्रोटेक्शन के लिए, एसेट की सेफ्टी के लिए, तो उस केस में मानेंगे कि सप्लायर के पास इकोनॉमिक मतलब कस्टमर के पास इकोनॉमिक बेनिफिट है. ये नहीं मानेंगे कि सप्लायर ने ये कंडीशन रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है तो इसके केस में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं. जैसे सप्लायर कोई भी कार दिया तो उस पर ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि डेली मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हो, या हिली एरिया में यूज नहीं करना है. ऐसा कुछ कंडीशन फॉर द सेफ्टी ऑफ कार लगा सकता है. अगर ऐसा प्रोटेक्टिव राइट है तो उस केस में मानेंगे कि देयर इज आइडेंटिफाई एसेट, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट सारा आपको मिल रहा है. सप्लायर प्रोटेक्टिव, इफ सप्लायर इम्पोजेज एनी रिस्ट्रिक्शन टू अवॉइड डैमेजेज टू एसेट और ओवर कंजम्पशन ऑफ एसेट, मतलब एसेट्स ओवर कंज्यूम ना हो जाए, मतलब एसेट की सेफ्टी के लिए कोई कंडीशन लगा देता है, देन इट डज नॉट मीन दैट इट विल अफेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट. अगर प्रोटेक्टिव राइट्स के लिए कोई कंडीशन लगा देता है सप्लायर
जैसे कि नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस पर डे, मूवमेंट ऑफ एसेट इन रिस्की एरिया को आप मूव नहीं कर सकते, कोई कंडीशन लगा दिया, या डेली कितना किलोमीटर आप चल सकते हैं ये कंडीशन लगा दिया, तो भी हम मान लेंगे कि इससे सारी इकोनॉमिक बेनिफिट आप ले रहे हैं, उस एसेट से सारे इकोनॉमिक बेनिफिट आप ले रहे हैं। और दूसरा कंडीशन एसेट्स की जो थी, ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट मस्ट फुलफिल मस्ट डिराइव बाय कस्टमर, तो वो भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। डिस्पाइट दैट देयर इज सम प्रोटेक्टिव राइट। सप्लायर बेनिफिट ड्यू टू ओनरशिप, सप्लायर बेनिफिट ड्यू इफ सप्लायर गेन्स सम टैक्स बेनिफिट और अदर रिसोर्सेज ड्यू टू ओनरशिप and these are not related with the use of asset, then it will be assumed the customer still have economic। जैसे कि मान लीजिए आपने सोलर पावर प्लांट लिया है, तो उसका मेन प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, कस्टमर को मिल रहा है, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है वो आपको मिल रहा है, उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो भी आपको मिल रहा है। सोलर प्लांट को फर्दर आप लीज पे दे सकते हो, ये भी बेनिफिट है। और ये ड्यू टू ओनरशिप ऑफ दिस सोलर प्लांट, अगर इस सोलर प्लांट के ओनरशिप के कारण अगर सप्लायर को कोई टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तब भी हम मानेंगे कि जो इस कॉन्ट्रैक्ट में है सारा इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो दूसरा कंडीशन जो था एसेट्स के लीज के लिए, ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, एसेट से ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। तो अगर कोई टैक्स का बेनिफिट है, अगर आपको ना मिलके कस्टमर को ना मिलके सप्लायर को मिल जा रहा है, तो भी हम मानेंगे कि उस केस में आप के पास ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट है। इसको हम एग्जांपल से ऑल क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। कंपनी MNO एंटर इनटू ए 15-year कॉन्ट्रैक्ट विथ पावर कंपनी PQR फॉर परचेज ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय न्यू सोलर फार्म। MNO 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट करता है, किस लिए? इलेक्ट्रिसिटी जो भी सोलर फार्म से प्रोड्यूस होगा वो सारा खरीद कर लेगी। PQR ओन्स सोलर फार्म, ओनर कौन है? PQR है, MNO है, उसको लीज पे लेता है। PQR ओन्स सोलर फार्म एंड विल रिसीव टैक्स क्रेडिट, क्योंकि वो ओनर है तो उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा PQR को रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ सोलर फार्म। एंड MNO विल रिसीव रिन्यूएबल एनर्जी, MNO जो कस्टमर है उसको रिन्यूएबल एनर्जी का क्रेडिट मिलेगा बाय प्रोडक्ट के रूप में। रिन्यूएबल एनर्जी का कंसेप्ट आपने सुना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का क्रेडिट मिलेगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा उस सोलर फार्म से वो भी। तो मेन प्रोडक्ट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा? क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है, तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट आपको क्रेडिट देती है, रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट, कि आपने पोल्यूशन को कम किया है, पोल्यूशन को बचाया है, तो उतने यूनिट्स का आपको रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट मिलेगा। तो दो प्रोडक्ट मिला, पहला तो इलेक्ट्रिसिटी कस्टमर सारा यूज करेगा, दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट। और सप्लायर को क्या मिला? सप्लायर को जो PQR है उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, उसको कुछ टैक्स का बेनिफिट हुआ। तो उसके इसमें बताइए कि बेनिफिट कस्टमर सारा ले रहा है या नहीं ले रहा। तो नेचुरल सी बात है, कस्टमर के पास सारा बेनिफिट है, डिस्पाइट की टैक्स बेनिफिट नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी MNO हैज राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ सोलर फार्म फ्रॉम over the 15-year period because it obtains the electricity produced from the farm over the lease period. The primary product from the use of asset, प्राइमरी प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिसिटी, और रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट बाय प्रोडक्ट है। दोनों PQR को मिल रहा है। ऑल द PQR रिसीव इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम सोलर फार्म इन द फॉर्म ऑफ टैक्स क्रेडिट। PQR को टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज इकोनॉमिक रिलेटेड टू ओनरशिप ऑफ, क्योंकि ओनरशिप से रिलेटेड है। द टैक्स क्रेडिट डू नॉट रिलेट टू द यूज ऑफ सोलर फार्म, देयरफॉर आर नॉट कंसिडर्ड इन दिस असेसमेंट। टैक्स क्रेडिट डू नॉट रिलेट टू यूज ऑफ सोलर फार्म। टैक्स क्रेडिट जो है वो सोलर फार्म के यूज से
डिपेंड नहीं, ये ओनरशिप टैक्स क्रेडिट जो है PQR को ओनरशिप के कारण मिल रहा है, क्योंकि वो मालिक है, PQR ओनर है, इस वजह से उसको मिल रहा है। बाकी सारा बेनिफिट कस्टमर को मिल रहा है, तो उस केस में मानेगी कस्टमर हैज ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है। अब कंडीशन जो 3 थी, राइट टू डायरेक्ट एसेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कंडीशन 3 थी, राइट टू डायरेक्ट। ये कंडीशन हम लोग चर्चा कर रहे थे, 4 कंडीशन था ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए 4 कंडीशन है। पहला था आइडेंटिफाई एसेट होना चाहिए, दूसरा था सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब तीसरा डिस्कस करना है राइट टू डायरेक्ट। अगर राइट टू डायरेक्ट नहीं है तो चौथा कंडीशन क्या है, कस्टमर विल ऑपरेट। तो तीसरा कंडीशन जो लीज के लिए है, तीसरा कंडीशन जो लीज के लिए होना चाहिए वो क्या है, राइट टू डायरेक्ट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस। ठीक है। एज पर प्रोविजन कस्टमर शुड हैव द राइट टू डायरेक्ट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस ऑल द एसेट विल बी यूज थ्रू आउट द लीज पीरियड। It can be said that the decision making right in relation to assets should be exercised by customer. Decision making right मतलब कस्टमर कैसे यूज करेगा एसेट को, ये सारा राइट किसके पास है, कस्टमर के पास है। एसेट्स को अपनी मर्जी से व्हेन टू प्रोड्यूस द आउटपुट, वेयर द आउटपुट विल बी प्रोड्यूस, हाउ द आउटपुट विल बी प्रोड्यूस, वेदर द आउटपुट विल बी प्रोड्यूस और नॉट, ये सारा डिसीजन अगर कस्टमर ले पा रहा है इन रिलेशन टू एसेट्स, देन उस केस में मानेंगे कस्टमर हैव राइट टू डायरेक्ट। राइट टू डायरेक्ट क्या, हाउ एसेट यूज एंड फॉर व्हाट पर्पस एसेट यूज। हाउ एसेट यूज मतलब व्हेन टू प्रोड्यूस द आउटपुट, वेयर द आउटपुट विल बी प्रोड्यूस, हाउ द आउटपुट विल बी प्रोड्यूस, वेदर आउटपुट विल बी प्रोड्यूस और नॉट, ये सारा डिसीजन अगर कस्टमर ले पा रहा है इन रिलेशन टू दैट एसेट, तो उस केस में मानेंगे कि कस्टमर हैज द राइट टू डायरेक्ट। हाउ एंड व्हाट पर्पस शुड बी रीड एज सिंगल कंसेप्ट। सिंगल कंसेप्ट का क्या मतलब है कि हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर व्हाट पर्पस इट विल बी प्रोड्यूस, हाउ टू यूज द एसेट एंड व्हाट पर्पस एसेट विल बी यूज, ये दोनों कंडीशन सिंगल कंसेप्ट है। मतलब हाउ टू यूज द एसेट, फॉर व्हाट पर्पस एसेट विल बी यूज, दिस इज द सिंगल कंसेप्ट है, इसको अलग अलग नहीं मानेंगे। तो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज ए सिंगल कंसेप्ट। टू प्रूव द राइट टू डायरेक्ट इट डज नॉट रिक्वायर दैट एसेट विल बी ऑपरेटेड बाय कस्टमर इटसेल्फ, एन एसेट कैन बी ऑपरेटेड बाय पर्सनल और सप्लायर ऑफ कस्टमर डायरेक्शन। ये जरूरी नहीं है कि कस्टमर खुद ही एसेट को ऑपरेट करे, कस्टमर का कोई एम्प्लॉय भी उस एसेट को ऑपरेट कर सकता है। राइट, तीसरा कंडीशन क्या था, राइट टू डायरेक्ट। ये डायरेक्शन की राइट या तो कस्टमर खुद करे या उसके बिहाफ पे उसका एम्प्लॉय भी कर सकता है। ठीक है। अब चौथा कंडीशन है कि ऑपरेट या डिजाइन। अगर ये तीसरा कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाता है, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एसेट विल बी यूज, तो चौथा कंडीशन क्या है कि हाउ एंड व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमाइंड। अगर कंडीशन ये कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही प्री डिटरमाइंड है कि किस पर्पस के लिए एसेट यूज किया जाएगा, हाउ एसेट विल बी यूज इन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही डिफाइन करके दे दिया, कस्टमर हैव नो राइट इन रिलेशन टू दैट, देन उस केस में कस्टमर के पास क्या राइट होना चाहिए, उस केस में कस्टमर के पास क्या राइट होना चाहिए, डिजाइन ऑफ द एसेट शुड बी एक्सरसाइज बाय कस्टमर, अदरवाइज वी विल एज्यूम दैट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। इफ हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट, देन ऑपरेशन ऑफ द एसेट या डिजाइन ऑफ द एसेट, देन ऑपरेशन ऑफ द एसेट और डिजाइन ऑफ किस एसेट को कैसे ऑपरेट करेंगे या एसेट को कैसे डिजाइन करेंगे, शुड बी एक्सरसाइज बाय द कस्टमर। अगर ये राइट कस्टमर के पास है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है, तो उस केस में कस्टमर के पास अगर ये राइट है एसेट को डिजाइन करने की या ऑपरेट करने की, देन उस केस में मानेंगे कस्टमर स्टिल हैव द राइट। इस केस को हम क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। क्वेश्चन 9 और 10, क्वेश्चन 9 एंड 10, क्वेश्चन 9 एंड 10 ये रहा, ये देखिए। इस केस को क्वेश्चन की मदद से
क्लियर करने की कोशिश करते हैं. हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एसेट विल बी यूज. राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एसेट कस्टमर एक्स. ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, यहाँ से आता है. Customer X enter into a contract with supplier Y to use a vehicle for 5-year period. The vehicle is identified in the customer. Vehicle जो है आइडेंटिफाई सेट है, 5 साल के लिए यूज करेगा. सप्लायर वाई कैनॉट सब्स्टिट्यूट, SSR नहीं है सप्लायर के पास, अनलेस स्पेसिफाइड व्हीकल इज नॉट ऑपरेशन. जब तक उसमें ब्रेक डाउन न हो जाए तब तक वो उसे रिप्लेस नहीं कर सकता. अंडर द कस्टमर एक्स ऑपरेट द व्हीकल. कस्टमर एक्स जो है व्हीकल को ऑपरेट करता है. कैसे ऑपरेट करता है? वो ड्राइव कर सकता है और डायरेक्ट अदर टू ऑपरेट, या कोई ड्राइवर रख लेता है, खुद से ही ऑपरेट कर ले या ड्राइवर को रख ले कस्टमर को, ऐसा कर सकता है. कस्टमर एक्स डिसाइडेड हाउ टू यूज द व्हीकल विद इन द कॉन्ट्रेक्चुअल लिमिट. फॉर एग्जाम्पल, थ्रू आउट द पीरियड और यूज कस्टमर एक्स डिसाइड वेयर vehicle goes as well as when or whether it is used and what it is used for. Customer X and can also change the decision throughout the period of use. मतलब कस्टमर अपनी मर्जी से व्हीकल को कभी भी यूज कर सकता है. तो उस केस में आपको बताना है कि कस्टमर के पास ऐसा राइट है या नहीं. सप्लायर वाई प्रोहिबिट सर्टेन यूज ऑफ व्हीकल. एग्जाम्पल, मूविंग इट ओवरसीज. ये क्या है? विदेश नहीं ले जा सकते, फॉरेन नहीं ले जा सकते, ये प्रोटेक्टिव राइट है. एंड मॉडिफिकेशन टू द व्हीकल टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द. कोई व्हीकल में मॉडिफिकेशन ही नहीं कर दो, उसके व्हीकल को कार से स्कूटर ना बना दो, ऐसा राइट कस्टमर सप्लायर के पास है. तो दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव राइट. इसके इसमें आपको बताना है कस्टमर एक्स हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ व्हीकल और नॉट. नेचुरल सी बात है, इस केस में है yes, customer X has the right to direct the use of the identified vehicle throughout the period of the use of because it has the right to change how vehicle is used, when vehicle is used, whether the vehicle is used or not, where the vehicle goes and what the vehicle is used for. ये सारा राइट किसके, व्हीकल को कैसे यूज करना है, सारा राइट किसके पास? कस्टमर के पास है. सप्लायर के पास केवल प्रोटेक्टिव राइट है कि क्या प्रोटेक्टिव राइट है? सर्टेन यूज ऑफ व्हीकल एंड मॉडिफिकेशन उसको नहीं कर सकता, फॉरेन में नहीं ले जा सकते. सप्लायर के पास है. ये दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव राइट. प्रोटेक्टिव राइट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट पे, ऐसा हमने बताया पहले भी. डिफाइन द स्कोप ऑफ द कस्टमर यूज बट डू नॉट अफेक्ट द असेसमेंट ऑफ वेदर कस्टमर एक्स हैड डायरेक्ट यूज ऑफ एसेट. तो इस केस में कस्टमर के पास एसेट्स को यूज करने की राइट है. हाउ एंड व्हाट पर्पस, हाउ एसेट यूज एंड फॉर व्हाट पर्पस एसेट एंड यूज कस्टमर के पास है. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आपको और क्लियरिटी. ये कौन सा एग्जाम्पल? राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एन एसेट. कैसे एसेट को यूज करेंगे उसका डायरेक्शन आपके पास है. एक कॉन्ट्रैक्ट विथ सप्लायर एच. ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया एच के साथ टू मैन्युफैक्चर पार्ट ऑफ ए फैसिलिटी. एंटिटी ए डिजाइन द फैसिलिटी एंड प्रोवाइड इट स्पेसिफिक. सप्लायर एच ओन द फैसिलिटी एंड द सप्लायर के पास फैसिलिटी, वो सप्लायर एच उसका मालिक है और लैंड का भी मालिक है. एंटिटी ए स्पेसिफाई हाउ मेनी पार्ट्स इट नीड एंड व्हेन इट नीड द पार्ट टू बी अवेलेबल. सप्लायर एच ऑपरेट द मशीनरी एंड मेक्स ऑल ऑपरेशन डिसीजन इंक्लूडिंग हाउ एंड व्हेन द पार्ट्स आर टू बी produced as long as it meets the contractual requirement to deliver the specified number on the specified day. Assuming supplier H cannot substitute, supplier H के पास कोई SSR नहीं है and hence it is identified asset. supplier के पास SSR नहीं है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, और identify asset है. Which party has the right to control the use of asset? आपको बताना है during the period. Entity A does not direct the use of the asset that most significantly drive the economic benefit because entity A के पास एसेट को के यूज का डायरेक्शन नहीं, को एसेट को डायरेक्ट करने की राइट नहीं है. बिकॉज सप्लायर एच डिटरमाइन, सप्लायर ही डिटरमाइन करता है हाउ एंड व्हेन इक्विपमेंट इज ऑपरेटेड वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन. देयरफॉर सप्लायर एच हैज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लीज. सप्लायर एच के पास है
कस्टमर के पास नहीं है, कब वो बनाएगा? ऑल द एंटिटी ए स्टिपुलेट प्रोडक्ट टू बी प्रोवाइडेड एंड हैज इनपुट इनटू द और इनिशियल डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ एसेट थ्रू इस इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिजाइन एंड ऑल द कस्टमर उसका कुछ इनपुट दे सकता है, जैसे कि डिजाइन क्या होगा एसेट का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट डज नॉट हैव द डिसीजन मेकिंग राइट ओवर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एसेट विल बी यूज ओवर द एसेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द अरेंजमेंट इज सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट नॉट ए लीज कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगी. इस केस में क्या था, कस्टमर के पास कौन है? कस्टमर है ए. कस्टमर के पास राइट नहीं था हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एसेट विल बी. ये सारा राइट किसके पास था? ये सारा राइट सप्लायर एच के पास था. कस्टमर ए केवल डिजाइन का इनिशियली जो कैसे प्रोडक्ट कैसे डिजाइन होगा इसका ही राइट था. बाकी सारा राइट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एसेट विल बी यूज सप्लायर के पास था. ऐसे केसेस में मानेंगे कि कस्टमर के पास ये राइट नहीं है. ये तो क्लियर है, राइट नहीं है. तो ये नॉर्मल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट हो गया. नॉर्मल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो देयर इज नो एट ए केस ऑफ लीज. ठीक है, तो ये चारों स्टेप्स हमने डिस्कस कर ली लीज को आइडेंटिफाई करने के लिए. पहला कंडीशन क्या था, फिर से मैं आपको बता दूं. लीज को किसी कॉन्ट्रैक्ट में है या नहीं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 4 स्टेप्स थे. पहला कंडीशन था देयर शुड बी एन आइडेंटिफाई एसेट. देयर शुड बी एन आइडेंटिफाइड एसेट होना चाहिए. और एसेट से सारा इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलना चाहिए. और कस्टमर के पास राइट टू डायरेक्ट क्या है, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एसेट विल बी यूज. अगर ये राइट नहीं है तो आपके पास क्या राइट है? राइट टू ऑपरेट एंड डिजाइन. ये राइट है तो भी हम मान लेंगे कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट में लीज कॉन्ट्रैक्ट. ये 4 कंडीशन अगर यस है या अगर फुलफिल होती है तो मानेंगे देयर इज ए लीज कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे. कभी कभी क्या होता है कि लीज कॉन्ट्रैक्ट में लीज कंपोनेंट भी होता है और लीज कंपोनेंट के अलावा दूसरा नॉन लीज कंपोनेंट भी होता है. जैसे कि मान लो कोई आपने बिल्डिंग किराए पे ली हो, तो उस बिल्डिंग कोई फ्लैट किराए पे ली हो या बिल्डिंग किराए पे ली हो, तो उस केस में क्या है कि इस केस में आपको क्या मिलता है? एक बिल्डिंग मिलता है. इसमें मान लो हैवेक भी है, मतलब सेंट्रलाइज एसी भी इंस्टॉल है. इसमें फर्नीचर भी आपको मिलता है. फर्नीचर मिला, ये बिल्डिंग मिला. और इस केस में आपको मेंटेनेंस सर्विस भी दी जाती है. जो मेंटेनेंस सर्विस भी है ये भी आपको सप्लायर देता है. तो इस केस में कौन कौन से कंपोनेंट? इस केस में पहला कंपोनेंट जो है बिल्डिंग है और दूसरा हैवेक है. ये सेंट्रलाइज एसी जो है वो बिल्डिंग के साथ ही है. अलग से आप सेंट्रलाइज एसी नहीं मिलेगा क्योंकि ये कस्टमाइज है. बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही ये सेंट्रलाइज एसी बनाएगा. तो दिस इज पार्ट ऑफ बिल्डिंग. तो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे. दूसरा है फर्नीचर, आपको इसके साथ मिल रहा है. दूसरा ये भी एक आइडेंटिफाई एसेट होगी. तो बिल्डिंग इज आइडेंटिफाई एसेट इंक्लूडिंग हैवेक, सेंट्रलाइज एसी, दूसरा फर्नीचर. और तीसरा जो मेंटेनेंस सर्विस आपने मिला, ये लीज का पार्ट नहीं मिल होगा क्योंकि ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. लीज के लिए हमें क्या होना चाहिए? एसेट्स होना चाहिए. ये मेंटेनेंस सर्विस एसेट्स नहीं है, ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है. तो ये नॉन लीज कंपोनेंट है. अगर मान लीजिए जो बिल्डिंग का रेंट 1 लाख रुपये पर मंथ है और आप सेपरेट नहीं कर पा रहे लीज कॉन्ट्रैक्ट में नॉन लीज कॉन्ट्रैक्ट, तो वही हम डिस्कस करेंगे आगे जाके कि कैसे लीज कंपोनेंट और नॉन लीज कंपोनेंट को सेपरेटली आइडेंटिफाई करना है. हो सकता है ये इकट्ठा दे रखे या अलग अलग भी दे रखे. तो हाउ टू आइडेंटिफाई नॉन लीज कंपोनेंट, जैसे मेंटेनेंस सर्विस का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस बात की चर्चा हम अभी करने वाले हैं. सेपरेट लीज कंपोनेंट. इफ एनी लीज कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर इनटू फॉर मल्टीपल एसेट, then each asset will be taken as separate lease component if the following condition are. Each asset has its own benefit, plus each asset is an independent asset. It is not interrelated.
इंटररिलेटेड एसेट का एग्जांपल हमने आपको पहले भी बताया, जैसे कार है इंडिपेंडेंट एसेट है, पर कार का पहिया जो है इंडिपेंडेंट एसेट नहीं। कार के पहिए का अपना कोई यूज नहीं है जब तक कि आपके पास कार नहीं है, ठीक है। तो कार के पहिया जो है, कार का टायर जो है, वो इंडिपेंडेंट एसेट नहीं है। तो इफ़ एनी लीज कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू फॉर मल्टीपल एसेट, जैसा कि हमने एग्जांपल में बताया, देन जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे एसेट्स का आपने इकट्ठा लीज एग्रीमेंट कर लिया, मोबाइल का, चार्जर का, लैपटॉप का, फर्नीचर का, आपने इकट्ठा लीज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उस केस में कैसे पहचानें कि लीज कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? तो उस केस में पहचान के लिए है, पहला कंडीशन है कि इसे ईच एसेट्स है इट्स ओन बेनिफिट, सभी एसेट्स का अपना बेनिफिट है और वो इंडिपेंडेंट है। उसका यूज, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि उसका यूज किसी और दूसरे यूज पे इंटररिलेटेड नहीं है, डिपेंड नहीं करता। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ये मानेंगे सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट। इफ कंडीशन फॉर सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट आर सेटिस्फाइड देन वी विल अकाउंट फॉर ईच एसेट सेपरेटली, ठीक है। सेपरेटली आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि हमने एसेट ए बी सी डी ई सभी का इकट्ठा लीज एग्रीमेंट कर लिया, बहुत सारे एसेट्स का इकट्ठा लीज का एग्रीमेंट कर लिया, बहुत सारे एसेट। तो उस केस में हम कैसे सेपरेट करेंगे इंडिपेंडेंट एसेट को और डिपेंडेंट एसेट? तो इंडिपेंडेंट एसेट को कैसे सेपरेट करेंगे, उसके लिए दो कंडीशन है, इसकी उसका अपना इट हैज ओन बेनिफिट और इट इज इंडिपेंडेंट, इसका यूज किसी दूसरे एसेट पर डिपेंड नहीं कर सकता। तो उस केस में मानेंगे ये इंडिपेंडेंट एसेट है और उसकी अकाउंटिंग सेपरेट करें। इफ कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड देन वी विल अकाउंट फॉर ऑल एसेट एज ए सिंगल लीज कंपनी। अगर ये सेटिस्फाई हो गई तब तो इंडिपेंडेंटली उसकी अकाउंटिंग करेंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं हो पा रही तो उसकी अकाउंटिंग एज ए सिंगल एसेट सबको क्लब करके करेंगे, ठीक है। दूसरा, नॉन लीज कंपोनेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें? नॉन लीज कंपोनेंट जैसे हमने बताया मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो उस केस में कैसे? एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंड AS 116 इट मे बी पॉसिबल दैट देयर आर सम नॉन लीज कंपोनेंट, जैसे कि हमने बताया नॉन लीज कंपोनेंट का एग्जाम्पल मेंटेनेंस एग्रीमेंट in the contract in the form of maintenance charges, administration charges for lease asset. We should separate non-lease component from the lease component because both have different accounting treatment. क्योंकि मेंटेनेंस सर्विस लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, उसका अलग ट्रीटमेंट होगा, अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इसलिए हमको इन दोनों को अलग अलग सेपरेटली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नॉन लीज कंपोनेंट की अकाउंटिंग कैसे होती है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। Allocation of lease payment. As per the rule, allocation of lease payment over lease component and non-lease component should be in the base of a standalone price, which would have been paid if both component are acquired separately. अगर दोनों इकट्ठा ही एग्रीमेंट दे दिया, अलग अलग आपके पास नहीं है कि मेंटेनेंस चार्जेस कितना, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस कितना, बिल्डिंग का रेंट कितना है, हैवेक AC का रेंट कितना है, फर्नीचर का रेंट कितना है, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? स्टैंड अलोन प्राइस पे के बेसिस पे उस रेशियो में हम उसको अलग से निकालेंगे। स्टैंड अलोन का क्या मतलब है कि अगर हम इस कंपोनेंट को अलग अलग एग्रीमेंट करते तो उसका कितना रेंट होता, कितना रेट होता, उस रेट के बेसिस पे हम उसका निकालेंगे स्टैंड अलोन प्राइस। इट इन केस स्टैंड alone prices are not available then estimated maximized value should be used. यहाँ पे ये हम आपको बताना चाहते हैं, अगर कोई लीज कंपोनेंट में आपको सेपरेटली आइडेंटिफाई करके नहीं दिया है लीज कंपोनेंट और नॉन लीज कंपोनेंट, मेंटेनेंस जैसे मेंटेनेंस चार्जेस आपका इंक्लूसिव है, रेंट में ही इंक्लूड है, तो उस केस में आप कैसे निकालोगे कि लीज का कितना है, नॉन लीज का कितना है, दोनों कंपोनेंट कितना है? तो उस केस में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए स्टैंड अलोन प्राइस ढूंढना पड़ेगा। अगर स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है तो एस्टिमेटेड मैक्सिमाइज वैल्यू आपको ढूंढना पड़ेगा। अलग स्टैंड अलोन प्राइस का मतलब क्या है कि अगर उसका अलग से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मेंटेनेंस सर्विस अलग से लेते तो उसका कितना प्राइस देना पड़ता, या वो आपके पास ये प्राइस नहीं दिया है तो आप कितना एस्टिमेट कर सकते हो, उसका एस्टिमेटेड वैल्यू के बेसिस पे आप उसको अलग कर सकते हो।
ऑप्शनल एग्जाम्पशन है लेसी को इस रिगार्डिंग ऑप्शनल एग्जाम्पशन, ताकि लेसी को कोई बर्डन ना हो आइडेंटिफाई करने में। उसके केस में लेसी को एग्जाम्पशन दिया गया है एज पर इंडिया 116 ऑप्शनल एग्जाम्पशन गिवन टू लेसी ड्यू टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर अकाउंटिंग रिलीफ। द लेसी कैन अकाउंट फॉर लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट एज इट कैन बी ऑल्सो बी सेड द लेसी डज नॉट रिक्वायर सेपरेशन। मतलब लेसी को एक के पास ऑप्शन है कि वो लीज कंपोनेंट को नॉन लीज कंपोनेंट को इकट्ठा अकाउंटिंग कर सकता है, उसके पास ये ऑप्शन है। अगर वो उन दोनों को सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, उनको ये समझ नहीं आ रहा है लेसी को कि लीज कंपोनेंट कितना है, नॉन लीज कंपोनेंट कितना है, उसके पास कोई स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है या कोई एस्टिमेट भी नहीं निकाल पा रहा, तो उसके पास एग्जाम्पशन है कि वो दोनों को इकट्ठा अकाउंटिंग कर सकता है। पर इस केस में लेसर को कोई एग्जाम्पशन है, केवल लेसी को एग्जाम्पशन है कि वो दोनों की अकाउंटिंग इकट्ठा कर सकता है। आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस या फिक्स कॉस्ट जो भी लीज से एसोसिएटेड है, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज नॉन लीज कंपोनेंट। कोई भी फिक्स चार्जेज जो है, कोई भी फिक्स चार्जेज जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो नॉन लीज कंपोनेंट नहीं है, वो लीज कंपोनेंट ही है। It can also be said that the said variable cost only be known as। तो इस बात से ये इन्फ्रेंस आप अनुमान लगा सकते हैं कि फिक्स चार्जेस जो है हमेशा लीज का ही पार्ट माना जाएगा। जो वेरिएबल कॉस्ट है वही नॉन लीज कंपोनेंट है। वेरिएबल कॉस्ट ही जो है, वेरिएबल आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जो नॉन लीज कंपोनेंट को वेरिएबल अगर है तो नॉन लीज कंपोनेंट, अगर फिक्स्ड है तो लीज कंपोनेंट है, अगर फिक्स चार्जेज है तो लीज का पार्ट है, वेरिएबल है तो लीज का पार्ट नहीं है। इसको हम आगे क्वेश्चन की मदद से समझने वाले हैं। इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 12, 13, 14, 15 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, फिर से आपको एक बार गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा एसेट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एसेट्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए 4 कंडीशन थी। पहला कंडीशन था आइडेंटिफाई एसेट होना चाहिए। लीज के लिए 4 कंडीशन थी। पहला कंडीशन था कि एसेट्स को आइडेंटिफाई कीजिए, दूसरा उससे सारा इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिले, तीसरा राइट टू डायरेक्ट होना। राइट टू डायरेक्ट क्या है, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एसेट हाउ एसेट यूज, फॉर व्हाट पर्पस एसेट यूज। अगर ये नहीं है तो आपके पास राइट होना चाहिए ऑपरेट या डिजाइन करने की। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो देन इस केस में माना जाएगा लीज कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज लीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिर हमने देखा था अगर एसएसआर है, सब्सटेंशियल सब्स्टिट्यूशन राइट है, तो उस केस में आइडेंटिफाई एसेट नहीं होती, आपके पास एसेट्स नहीं माना जाएगा। और दूसरा है कि एसेट्स को मानने के लिए देयर शुड बी डिस्टिंक्ट एसेट। डिस्टिंक्ट जो है फिजिकली डिस्टिंक्ट होना चाहिए या नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट, ठीक है। और फिर उससे इस एसेट से सारा इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिला। राइट टू डायरेक्ट भी हमने ये सब डिस्कस कर लिया। फिर हमने देखा कि लीज का कंपोनेंट नॉन लीज का कंपोनेंट हो सकता है, तो उसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर सारा बेनिफिट आपको मिल रहा है या फिर उसका इंडिपेंडेंटली यूज कर रहा, आप एसेट्स का यूज कर रहे हैं तो लीज का कंपोनेंट है, अगर नहीं कर पा रहे तो नॉन लीज कंपोनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे लीज की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। हैव ए नाइस डे।